शी वॉज अ सारी. तो ये सारे मिस्टेक्स जब दिखने लग गए, सो इट वॉज लाइक आई वॉज कम्प्लीटली आउट एंड दिस इज अ रियल थिंग. अभी वो लड़की के लिए लिखा था, वो भी ऑफेंडेड हो गई, यार ये क्या लिख दिया तूने, शी वॉज अ सारी. यू शुड रीड दैट बुक. मतलब दैट इज शुड बी केप्ट इन कि कैसे नहीं लिखना है. जैसे होता है ना, बहुत खराब मूवीज रहती है, बहुत अच्छी मूवीज रहती है, तो ये सबसे मेरी खराब राइटिंग क्या वो एक एग्जाम्पल है. यस, बट अपने घर पे है ना, आर्ट्स करके क्या करेगा, इंजीनियर होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए. यू रीड न्यूज़पेपर्स. I haven't read after my college anything. फॉर सेलिंग एनी प्रोडक्ट यू रिक्वायर नेटवर्किंग. तो मेरा वैसे ही है कि एक बार लिख लिया ना, वन. आपकी कभी कोई बुक एक मूवी में टर्न आउट हो सकती है? मुझे तो लगता है सब होनी चाहिए पहली छोड़ के. Some people live in one world, either logic or imagination, but today's guests live in both. He's an academic professor, all structure, research, and discipline, and at the same time, a writer, building characters, emotions, the entire worlds. One rooted in understanding reality, the other reshaping it through stories. And I think somewhere between all of that is where the most honest, unfiltered stories come from. So let's go beyond the titles and get straight into some real conversations with Dhawal B. Rajtar on The Real You. तो यूजुअली आप क्या करते हो वीकेंड्स वीकडेज? I am into teaching. I'm going in DJ Sanghvi College of Engineering. तो मेरा पूरा दिन उसमें ही चला जाता है. आफ्टर दैट आई राइट. वीकेंड्स में एक ही दिन छुट्टी है, मुंबई कल्चर. सैटरडे इज ऑल्सो वर्किंग. तो संडे को आराम में ही निकल जाता है और मंडे से वापस वही काम धाम चालू. बट इजंट इट इंडिया कल्चर सैटरडे को वर्किंग? माई कॉलेज इज वर्किंग ऑन सैटरडे. दे इन द नेम ऑफ फ्लेक्सिबल टाइमिंग वो सैटरडे का थोड़ा अलग ही स्कैम करता है. द थिंग इज कि सैटरडे वी हैव 6 hours ऑफ वर्किंग. बाकी सब कॉलेजेस में इफ यू गो फॉर कॉर्पोरेट एंड ऑल देयर आर नो फिक्स टाइमिंग, बट इन कॉलेजेस दे हैव टू टेक 40 hours अ वीक. ओके. तो सैटरडे 6 hours किया है, बाकी 34 hours 5 days में आप कभी भी आओ कभी भी जाओ. मतलब whenever your lectures are there you can come. The aim is you should be able to complete 34 hours in 5 days, 6 hours in Saturday. ऐसा है. तो वो हर जगह से बांध के रखा है, बट ठीक है. काफी बाउंडेड है. बाउंडेड मतलब बहुत ज़्यादा. इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ अननेसेसरी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. क्योंकि सैटरडे को 6 hours रखते नहीं तो 5 hours में बहुत लोग हाफ डे लेके जा सकते थे. बट ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक. सो इट्स नियर बाय? इट्स इन पार्ला, मीठी बाई के बाजू में. So you travel from Kandivali to to Parla. Juhu side? Yes. Every day? Yes. Wow. Guts है. मैं पहले आई स्टे इन कांदिवली अंदर की तरफ. तो मुझे वहाँ से ना मेट्रो है ना ट्रेन है, सो आई ड्राइव एंड गो ओनली. Which subjects do you cater to? Mechanical engineering, mostly thermodynamics. Then there is engineering mechanics. Then there is air conditioning, entrepreneurship, and recently I have taken up something called startup scalability. तो ये subjects. So मतलब mostly entrepreneurship के related subjects है. And engineering is now getting into management. तो वैसे subjects I am taking now. So technicality से storytelling में कैसे आ गए? Technicality, storytelling पहले से ही थी. Technicality तो पिताजी का सपना था कि इंजीनियर बने बच्चा. During my writing, exams writing and all, it just got enhanced. क्योंकि सी इंजीनियरिंग में कैसे मेरे ज़माने में सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बहुत थे. सो 100 marks का जब भी आप एग्ज़ाम लिखते हो तो यहाँ पे यू नीड टू राइट A lot. Yes, and write in a sense you need to create everything. So that skill got developed there. और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे मशीन है, प्रोडक्ट बनाना है, फिर प्रोडक्ट बेचना है, तो एक स्टोरी टेलिंग ही हो गई ना. कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बेचना है, कैसे जाना है, कैसे कौन सा मशीन यूज़ हो रहा है. सो दैट गॉट एनहांस देयर. एंड स्टोरी राइटिंग तो मुझे 6-7 स्टैंडर्ड से ही थोड़ी शौक था, बट इट गॉट मल्टीप्लाइड इन इंजीनियरिंग, वैसे बोल सकते हो. So basically you have done engineering but पहले से ही आर्ट्स का शौक था. यस, बट अपने घर पे है ना, आर्ट्स करके क्या करेगा, इंजीनियर होना चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए. तो इंजीनियर बन गया. एंड मैकेनिकल आई वर्कड इन इंडस्ट्री ऑल्सो, बट मेरा आई यूज टू राइट रिव्यूज फॉर हिंदी मूवीज ऑल्सो. तो वो एक मेरा स्किल ऑलरेडी था. सो राइटिंग वॉज लाइक
अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस. आई नेवर थॉट कि मुझे राइटर बनना है. जब तक मैं इंजीनियर नहीं बना तब तक मेरे को राइटिंग का स्किल आया नहीं. सो आई वोंट से कि इंजीनियर में ऐसे ही बना. बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग माई राइटिंग स्किल केम इन टू प्ले. नहीं तो सब पहले तो इधर उधर था. हाँ, until you figure it out. So I want to understand कि अगर आप टेक्निकलिटीज में हो तो क्या आपकी राइटिंग वो टेक्निकलिटी से इंस्पायर्ड होती है? यस, क्योंकि अगर आप सी व्हाट हैपेंस इन, जब भी आप टेक्निकल कोई प्रोडक्ट ले रहे हो या सब्जेक्ट ले रहे हो, या लेट्स से यू आर डीलिंग विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, डे टू डे में डील करता हूँ. सो आई फाइंड आउट न्यू कैरेक्टर्स एवरी डे. हर एक कैरेक्टर का एक अलग बिहेवियर होता है, बिहेवियर पैटर्न. जैसे राइट नाउ आई एम बिहेविंग विथ यू इन अ सर्टन वे, नॉट नेसेसरी आफ्टर 4 days इट माइट बी द सेम. आई माइट बी इन बैड मूड और समथिंग. तो टेक्निकल प्रोडक्ट्स का भी वैसे ही है. लेट्स से आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ कार. नाउ कार का सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है? 4 पहिए चाहिए, गियर बॉक्स चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए. लेकिन चेंज क्या होता है? लेग स्पेस चेंज हो जाएगा, कार की हाइट चेंज हो जाएगी, 4 लोग बैठना है या 6 लोग बैठना है, दैट विल चेंज. सो दैट टेक्निकलिटी हेल्प्स यू इन राइटिंग बिकॉज योर डिजाइनिंग चेंजेस, एंड दैट डिजाइनिंग यू कैन हैव एन एनालॉजी विथ योर स्टोरी राइटिंग. बेसिक स्टोरी राइटिंग का स्ट्रक्चर भी सेम है. इंट्रोडक्शन, मिड पॉइंट एंड क्लाइमैक्स. तो वैसी टेक्निकलिटी का भी है. स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्डिंग अप द प्रोडक्ट एंड लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डू यू केटर टू रियल स्टोरीज और फिक्शनल? रियल, क्योंकि रोज ही रियल लोगों से मिलता हूँ, रोज ही नई नई स्टोरी सुनता हूँ. सो दैट वे व्हाट हैपेंस, आई गेट लॉट ऑफ मसाला इन कॉलेज ओनली. दैट्स व्हाई आई से कि दैट माई टीचिंग हैज हेल्प्ड मी इन माई राइटिंग. बिकॉज इफ यू सी, आई एम टीचिंग इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स, एंड आजकल का जनरेशन एवरी स्टूडेंट हैज 2 characters इन देम. तो आई एम टीचिंग टेक्निकली 140 स्टूडेंट्स. तो उनसे जब कुछ सुनता हूँ तो आई ट्राई टू रिलेट माई सेल्फ. what would I will be doing if I was in their place, and then story creates. वैसे हाँ, अगर मैं बोलूँगा नहीं पूरा का पूरा फिक्शनल है तो वो झूठ हो जाएगा. बिकॉज एवरी राइटर विल पुट हिज ओन थॉट्स इन द बुक. मतलब अभी वो 70% डाल रहा है या ही इज पुटिंग 20%, दैट डिपेंड्स ऑन द राइटर. और अगर कोई राइटर बोल रहा है कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा या अपने लाइफ से नहीं लिखा है, तो वो झूठ बोल रहा है. अपने लाइफ से वो लिखता ही है, कोई भी राइटर है. एंड आर ऑलवेज इमोशंस एंड यू नो बेसिकली अगर पर्सन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है तो इमोशनल फैक्टर ज़्यादा होता है कि क्या? हाउ इज़ इट बेसिकली, हाउ द प्रोसेस इज ऑल टुगेदर? इमोशनल प्रोसेस इन अ सेंस, इमोशनल राइटर लिखते वक्त यू आर आस्किंग? या सी, लिखते वक्त लेट्स से आई एम राइटिंग अ रोमांटिक नॉवल, लेट अस अज्यूम. सो इफ आई एम राइटिंग अ रोमांटिक नॉवल तो मैं अपने साथ जो हुआ है आई विल ट्राई टू केटर दैट फर्स्ट. बिकॉज क्या होगा कि अगर मैं कुछ लिखना जाऊँगा किसी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो फीलिंग्स आएंगी नहीं. सो लेट अस से इफ आई एम डेटिंग समवन ABC, और लेट्स से आई एम डेटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, तो राइट नाउ ऑन द बुक आई विल राइट द कैरेक्टर नेम्स विल बी डिफरेंट. लेकिन जो मेरे साथ हुआ रहेगा 10 साल, उसको तोड़ मरोड़ के आई विल बी ट्राइंग टू प्रेजेंट इट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. थोड़ा बहुत तो मैं अपने तरफ से लूंगा ही. Then depending on today's situation, I'll just try to mold it. Now Gen Z romance is different. What we did was completely different. और अपने पहले वाले जनरेशन में तो और different. So now the thing is कि अभी जो मैं अभी कॉलेज में देखता हूँ, everyone has lot of options. उसका ऐसा romance नाम ही नहीं है. There is no romance at all. It's just requirement. हाँ ठीक है, अभी ये है खत्म. They are very practical. विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस जनरेशन. मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरेशन से जो सीखना चाहिए दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी. इमोशनल स्टफ होता है बट दे आर कंट्रोलेबल्स. अभी वाइल राइटिंग आई फील कि बाबा बहुत इमोशनल हो गया क्या, देन आई हैव टू स्टॉप. ये आजकल का पीढ़ी ये पढ़ेगा नहीं, ये बोलेगा कितना टाइम है इसके पास क्वेश्चन. तो इसलिए वी हैव टू देन बैक आउट कि ठीक है, धीरे धीरे स्लोली. इमोशनल कंट्रोल करना पड़ता है बट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ. दैट इज़ ट्रू. ओके, now since you mentioned कि you know our parents generation, then millennials, then Gen Z, अभी Gen Alpha भी आ रहा है, what is the most differentiating part of all of these in the storytelling segment? In the storytelling segment, देखो Gen Z का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. They are not used to read the books only. I'll talk about my book also. The reason I went to Kindle because मैंने जो देखा है, मेरा जो स्टडी बोल रहा है, जो
हार्ड कॉपी बुक रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो कम हो चुका है. एंड आई थिंक आफ्टर 5-10 years इट विल बी आउट, बिकॉज यूएस इज ऑलरेडी यूजिंग किंडल लास्ट 15 साल से. इंडिया में किंडल अपकमिंग आ रहा है. किंडल इन अ सेंस सॉफ्ट कॉपी. आजकल कोई बच्चा टेक्स्ट बुक भी खरीदता नहीं है. एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल. नोट्स भी उनको फोटोज में चाहिए. सो द फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग थिंग बिटवीन द जनरेशन इज कि हमारे जनरेशन थोड़े बुक तो लेते थे, जेरोक्स तो लेते थे. अभी क्या जनरेशन वो किसी में बिलीव नहीं करता, उनको मोबाइल में चाहिए. मोबाइल में वो स्क्रॉल करके पढ़ लेंगे. आई थिंक योर एंड माई जनरेशन एटलीस्ट वी हैड सम बुक्स और जेरोक्स वाला. अपने पहले वाले तो लाइब्रेरी में जाके बाकायदा बुक इशू करते थे. Now if I ask you how many times you have been to library or I am been to library, it will be very less. अभी का तो जनरेशन जाता ही नहीं है. So that is the basic difference. बुक पढ़ने के लिए जो कल्चर है रीडिंग का, that is gone. Now you might say कि फिर बुक पढ़ेगा कौन? बुक पढ़ते नहीं, लोग आजकल रील पढ़ते हैं. उनको रील में कुछ दिखा ढंग का, हाँ ठीक है, उनको 4-5 रील दिख गए, then they will go and then they'll think to invest in this book or not. नहीं तो आजकल रीडिंग इज अ हैबिट विच आई थिंक हैज reduced drastically from all generations. And मुझे लग रहा है जब तक नेक्स्ट 10 साल आएंगे तब तक रीडिंग खत्म हो चुका रहेगा. इट विल बी ओनली रील्स. हाँ, मतलब you know, I would say video storytelling is Yes. something that is Yes. very viral and it will take over for you sure. you have seen that FM कुकू FM वाला. हाँ. 1 second 15 second 20 Yes. 70 episodes that is going to come up in next 5 years. Yeah. And OTT and these guys are going to stay. And now only they create such good hooks. Yes, क्योंकि कि तुमको बंदा देखते ही रह जाता हाँ है. तुमको वो फिर पहले 30 का आदत लगवाते हैं. They'll give you first 30 का फ्री, then next 30 का पेमेंट, and then next 60 का तुमको और देखना और डबल पेमेंट. फिर बिकॉज यू आर सो मच इनटू दैट स्क्रोलिंग वाला स्टफ. आजकल का जनरेशन, मैं भी स्क्रोल करता हूँ, उनको क्यों दगा देना, बिकॉज यू हैव टू बी विथ ट्रेंड. तो उस हिसाब से वो वही आदत गर जाती है. नाउ यू टेल मी, थिएटर्स में जाने का फुटफॉल भी कम हुआ है. OTT is there with you. Yes. And this reel वाला stuff is going to boom in next 10 years. So mostly वैसी attention span कम हो चुका है. Because if you tell me to read a book now, for me also it is difficult. And I'm an avid reader. तो मेरे लिए difficult है. तो मैं आजकल के बच्चों से कैसे expect करूँ कि पढ़ना है. तो generation wise ये एक change हुआ है. My mom and dad, they still read newspapers. मैंने कोविड के न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है. आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द मोबाइल. वो ई पेपर आता है वो. कोविड के वक्त पेपर्स बंद हो गए थे, तो उसके बाद वो आदत ही छूट गई. यू रीड न्यूज़पेपर्स? I haven't read after my college anything. Yes, very good. That's what I'm trying to say. ना वैसे ही हो जाता है. अभी जो है मोबाइल पे तो कुछ भी न्यूज़ है वो वैसी. So I've recently completed my MBA, online MBA, because I didn't had the energy to go to college and do it. हाँ. And मैं कुछ नहीं पढ़ती थी. हाँ. मैं एग्जाम देने बस बैठ जाती थी. Very good. तो मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ सकती. बट ऑनलाइन का भी प्रॉब्लम ऐसा है. आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज का भी एक लास्ट 6 महीना ही 6 साल ही है. बिकॉज वन थिंग विच हैज कोविड हैज टॉट अस की 2 fields विच विल नॉट चेंज इज टीचिंग. सी यू कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन टीचर विथ रोबोट. लोग बोलते रोबोट रिप्लेस कर लेंगे टीचर्स को, ऐसा. अपने बच्चे खा जाएंगे रोबोट को. तो उनको 2 मिनट लगेगा उसको उल्लू बनाने के लिए. देयर इज नो EQ ही नहीं है. रोबोट्स में EQ कहाँ रहेगा? इमोशनल क्वेश्चन नहीं है. व्हाट अ टीचर कैन डू दैट रोबोट कैन नॉट डू, प्रोवाइडेड रोबोट के बहुत नॉलेज रहेगा. लेकिन जो इमोशनल टच है ना वो टीचर ही ला सकता है. दैट आई थिंक इंडिया इज स्टिल अंडरस्टूड की. यूएस में आप देखोगे ना उतना मेंटरशिप का इतना वैल्यू नहीं है. यहाँ पे तो भी अभी भी है. बच्चा बोलेगा जाके कहा, रोबोट को तो बोलेगा नहीं. वो GPT वाला ही आंसर देगा आपको. तो उस हिसाब से ह्यूमन टच रहना चाहिए और रहेगा भी. दैट इज द ओनली फील्ड जहाँ पे AI आना मुश्किल है. बाकी सब जगह AI आ जाएगा. How do you deal with students mostly usually? You know, since you're a storyteller also, and students को ना usually they deal with a lot of emotional things personally as well, because half of the time they are confused. So how do you deal with them on a day-to-day basis? See, the thing is कि students अपने से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एंड दे जज कि उनको किसको क्या बताना है. नाउ द थिंग इज कि माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज वेरी क्लियर. आई एम नॉट हियर टू टीच देम बिकॉज उनके पास ऑलरेडी डेटा है नेट पे. आई एम हियर टू गाइड देम. तो मेरा पहले लेक्चर में मैं उनको कंफर्टेबल करवा देता हूँ कि यू नो एवरीथिंग दैट आई नो. माई जॉब इज टू जस्ट एलिमिनेट योर मिस्टेक्स.
आई ट्राई टू गो टू देयर लेवल. एक कंफर्ट लेवल हो गया तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स आके बताएगा. अगर मैं चालू ही कर दूं कि मैं तोप हूँ, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये किया है, वो भी किया, कोई बच्चा मेरे पास आएगा नहीं. सो फर्स्ट फॉर देम आई हैव टू बी देयर अराउंड देयर एज ओनली. एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई, वो एक एडवांटेज है. बिकॉज लिंगो एक आता है तो वो जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं. सो डे टू डे लाइफ में व्हाट आई हैव एक्सपीरियंसेस कि अगर मैं बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पे जाके इफ आई इंटरैक्ट विद देम तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट. वंस दे आर कंफर्टेबल देन दे कम अप विद देयर लाइफ प्रॉब्लम्स कि सर ये हो गया है, ये क्या करे, वो क्या करे. आई एम नॉट सेइंग आई एम दी ओनली वन हु इज डूइंग इट. मेरे जैसे बहुत टीचर्स है. सो जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल है वो आके बात करते हैं. सो माई पॉइंट हियर इज कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए. बच्चा शुड गेट अ सेफ एनवायरनमेंट. उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या लेट्स से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ डाउट आ रहा है. सी वी आर हियर टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी. इंजीनियरिंग तो वो सीख ही जाएगा, लेकिन अगर वो आया है कॉन्फिडेंस से और वो बाहर निकल रहा है जीरो कॉन्फिडेंस के साथ, देन वी आर गोइंग समवेयर रॉन्ग. इनफैक्ट वो अगर आया 100 से है, बाहर जाना चाहिए 500 के साथ. वो एक लेवल का environment we are trying to create, and our college is also helping us in that. See, our college is like DJ Sanghvi College of Engineering, वो टॉप 2 कॉलेजेस में है इंजीनियरिंग इन मुंबई सेक्टर. सो उस हिसाब से देखा जाएगा द एनवायरनमेंट इज वेरी फ्रेंडली इन द सेंस कि मतलब एकदम ही फ्रेंडली नहीं, बट बच्चे उससे ग्रो होंगे. मेरा हमेशा मानना है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखोगे तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसका आधा एनर्जी डर में चला जाएगा. लेकिन आप कंफर्टेबल रहोगे, घर जैसा एनवायरनमेंट दोगे, तो बच्चा माइट कम अप विथ सम न्यू आइडियाज एंड ही माइट क्रिएट समथिंग न्यू. सो दैट वी नीड टू पुश. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. मतलब इफ यू हैव हर्ड अबाउट जेई और 11th 12th, वो ऑलरेडी पढ़ के आते हैं. हमको सिर्फ उनको धक्का मार के एक जगह पे लेके जाना है. अगर मैं बोलूँगा मुझे सब पढ़ाना है तेरे को, तो कोई पढ़ने नहीं आएगा. सो द सिंपल कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू बी विद देम. दूसरी वन मोर थिंग विच आई फाउंड आउट इज टूडेज किड्स बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड ऑल, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, तो उनको सुनने वाला कम पब्लिक है. तो उनको एक नया चीज़ लगता है, कोई उनका सिर्फ बात सुन रहा है ना, वो भी उनको अच्छा लगता है. सो माई मैसेज विल बी कि बी नॉर्मल, गो टू देयर एज, डोंट थिंक दैट यू आर 35-40, थिंक दैट यू आर 20-21 एंड देन रिएक्ट एंड दे विल डेफिनेटली ओपन अप. तो वैसे आई डील विद दिस जनरेशन एटलीस्ट. And when you start writing anything, like let's say a new story, so is it inspired by, you know, what should I say, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, how can I relate it to my story, how can I relate it to my concept overall? Okay, so I'll give you example of Mumbai experiment. So Mumbai experiment I started in 2011 and I was doing my masters in thermal engineering. Now thermal engineering is a huge field, technicality, बहुत वो gas turbine ये वो, and I didn't wanted to do masters. India went through recession in 2009. I got a job. Then because of recession, job नहीं मिली. Then I had to do masters. During that time, I wrote the draft of this because something else was happening in my ME life, master's life, regarding thermal engineering. So I wrote that down. एंड मैंने कम से कम 200-250 पेज लिख लिए, एक रफ ड्राफ्ट लिख लिया. सी बिकॉज व्हेन यू आर इनटू मास्टर्स 24-25 यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ कहाँ जाने वाली है. तो वहाँ का जो एमी का फ्रस्ट्रेशन था वो मैंने बुक में उतार दिया. एंड देन आई क्लोज द बुक ऑल टुगेदर. मतलब बहुत ही टेक्निकल बुक हो गई. नाउ इन 2024-25 आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई लैपटॉप एंड मेल्स, जो जीमेल का आता है ना एक मैसेज, आपका जीमेल भर चुका है, डिलीट करना शुरू कर दो. डिलीट करते 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 2012 का एक मेल देखा कि रीसेंट बुक. तो मैंने सोचा ये कौन सा है, मुझे मैं भूल भी गया था. देन आई डाउनलोडेड इट एंड देन आई सॉ कि मैंने लिखा है. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड, मैंने टीचिंग स्टार्ट की एंड आई एम टीचिंग अ सब्जेक्ट कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. मैंने बुक लिखी थी सब्जेक्ट सिखाने के पहले. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वो सेम होता है या आई टेक द कैरेक्टर. नाउ 12 साल से मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ. मैंने ऑलरेडी एक बुक लिखी थी थर्मल इंजीनियरिंग में. देन आई यूज माई 12 years का एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू इंकॉर्पोरेट इन दैट प्रीवियस बुक एंड विच उसका रिजल्ट था मुंबई एक्सपेरिमेंट. तो
मतलब अभी आपका क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो यस, थोड़े बहुत फीलिंग्स या बोल दो क्वेश्चंस जो आते हैं आजू बाजू डे टू डे लाइफ में मेरे सिचुएशन से, इट इज बिकॉज मैंने जो सब्जेक्ट सिखाया है उसके ऊपर ही बुक लिखी है. इफ आई एम easy to say, Mumbai Experiment is more of a science fiction. It's a thriller, but it's a science fiction. And जिन्होंने भी अभी बुक पढ़ी है उनको समझ गया होगा कि मेरा थर्मल इंजीनियरिंग से या थर्मोडायनेमिक्स से कुछ रिलेटेड है. So that's what is in the book. तो उस हिसाब से it has created. तो वो इतने साल पहले वो बुक रिलीज ही नहीं हुई थी. मैंने की ही नहीं थी. इसका रीज़न ऐसा था कि एज ए राइटर व्हेन यू राइट समथिंग तो तुमको पहले डाउट होते हैं कि ये कौन पढ़ेगा, सेकंड कौन हंसेगा, थर्ड कौन क्या बोलेगा, फोर्थ कौन क्या सोचेगा. तो ये सब फैक्टर्स के बाद ये सब जब तुम क्रॉस करना शुरू करोगे देन यू आर फियरलेस. सी बिकॉज व्हाट आई कम फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ चेतन भगत. सी नाउ एवरीवन विल गो एंड अब्यूज, ये चेतन भगत का फैन है. कुछ भी हो, वो बंदे ने अपना अचीव किया है, वो कुछ भी लिखते रहे, डोंट गो बाय लिटरेचर, उसका स्टोरी अच्छा रहता है एंड ही कीप्स यू, मतलब एंगेज रहता है, हुक्ड रहता है. बहुत लोग बोलेंगे, लिटरेचर वाले बोलेंगे कुछ भी लिखता है एंड ये लिखता है. एवरीवन कैन नॉट बी शेक्सपियर एंड वी हैव टू स्टॉप कॉपिंग शेक्सपियर नाउ. हो गया, बस हो गया, वो गया ऊपर अभी. यू हैव टू concentrate on story. See, if you have seen all the literature people or publication house, they are more concentrating on English. But that is not the case. If you look at our conversation, आज के जमाने में understandable language is yes, key. if you are looking at our conversation, we are not speaking in English throughout. We are speaking in English. हिंदी भी बात कर, इंग्लिश बात कर. अगर मैं वो लिखूंगा ही नहीं तो बच्चे कनेक्ट कैसे करेंगे? मैं वो शेक्सपियर का सीबीएसई का इंग्लिश उठा के लिखाना शुरू कर दूंगा. So it is not going to work. But publication house have their own logic, which we can't change. But ठीक है. चेतन भगत की 2 रोमांटिक मूवीज देखी, तो एक दुर्जय दत्ता की भी पढ़ी. तो आई थॉट यार रोमांस बहुत बिक रहा है, चलो रोमांस लिखते हैं. तो मैंने 2 रोमांस वाले नॉवेल्स लिखे. 366 रोमांस भी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर. हाँ, वो सब पर्सनल ही रहता है. 366 days एंड अ नॉटी अफेयर. नॉटी मतलब के वाला, एन वाला नहीं तो लोग उसको उल्टा ले लेते. ठीक है. तो 366 days मैंने इतनी फटाफट लिखी, एकदम ताज़ा ताज़ा प्यार था, रपा-रप लिख दिया. एंड आई वेंट टू सेल्फ पब्लिकेशन. सी, सेल्फ पब्लिकेशन वॉज नॉट अ थिंग इन इंडिया देन, इट वॉज जस्ट स्टार्टेड एंड दे टेक सम अमाउंट एंड देन पब्लिश इट. और मैं कमाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बुक तो पब्लिश कर देता हूँ. एंड मैंने बुक पब्लिश कर दी. मतलब वो इतनी अच्छी बुक है, मतलब हाउ टू नॉट राइट अ बुक एंड हाउ नॉट टू मार्केट योर बुक का फर्स्ट प्राइज रहेगा, तो वो मेरे बुक को मिलेगी, विच इज 366 डे. उसमें इतने मिस्टेक्स है, क्योंकि उसकी हार्ड कॉपी देखते देखते मैं परेशान हो गया. पढ़ने के बाद मैंने क्या छपवाई है, तो वो 1-1.5 साल में हैंग मोड में चला गया. बिकॉज वंस इट इज प्रिंटेड, इट इज डन, यू कांट चेंज इट. इट इज वायरल. हाँ, तो मैंने उसको मार्केट ही किया नहीं. उसके मैं बताऊँ आपको, कुछ 25 या 30 ही कॉपी बेचे, वो भी मेरे दोस्तों ने खरीदे. उसके बाद मैंने मार्केट ही किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था बुक की स्टोरी ठीक थी लेकिन बहुत मिस्टेक थे. मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बोल सकता हूँ ना? या लैंग्वेज वाइज. अभी आई वांटेड टू डिस्क्राइब अ फीमेल कैरेक्टर. शी वाज वेयरिंग अ साड़ी. तो मैंने वेयरिंग ही कर दिया था. शी वाज अ साड़ी. तो ये सारे मिस्टेक्स जब दिखने लग गए, सो इट वाज लाइक आई वाज कंप्लीटली आउट. And this is a real thing. अभी वो लड़की के लिए लिखा था, वो भी ऑफेंडेड हो गई, यार ये क्या लिख दिया तूने. She was a सारी में, किसके लिए? You should read that book. मतलब that is should be kept in कि कैसे नहीं लिखना है. जैसे होता है ना, बहुत खराब मूवीज रहती है, बहुत अच्छी मूवीज रहती है, तो ये सबसे मेरी खराब राइटिंग का वो एक एग्जाम्पल है. और दैट शुड बी अ हैंडबुक टू समवन कि कैसे नहीं लिखना है. इट वॉज दैट बैड. फिर उसके बाद आई वेंट टू अ बुक कॉल्ड नॉटी अफेयर, विच वॉज अ गुड बुक. मतलब उस पर मैंने बहुत मेहनत की थी राइटिंग में. राइटिंग वॉज नॉट अ प्रॉब्लम. सी बिकॉज अभी बात करते हो, यू वोंट अंडरस्टैंड, मैं बचपन में ना आई वॉज हैविंग दिस थोड़ा स्टैमरिंग इशू. स्टैमरिंग मतलब एकदम हकलाना नहीं, थोड़ा फ्यू वर्ड्स में मैं हकलाता था, और मैं थोड़ा, मेरा स्लिप ऑफ टंग ज़्यादा हो जाता था. सो वो एक दिमाग में था कि अपना ये थोड़ा गड़बड़ है. इंजीनियरिंग तक था, एंड
then in masters I met my college in-house counselor. So he helped me out. Now he found out a way where I can tackle this. एक तो आप ऐसे इंग्लिश शब्द ना बोलो जिधर आप अटकते हो. सी इट्स ऑल अबाउट दृश्यम. दृश्यम मतलब जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो तुमको बिलीव होना चाहिए. तो अभी भी आई यूज दैट. कोई कोई वर्ड्स जहाँ रहेंगे जहाँ पे मैं अटकता हूँ मैं वो यूज ही नहीं करता. आई डायरेक्टली शिफ्ट टू हिंदी और देन आई डायरेक्टली शिफ्ट टू इंग्लिश. दोनों नहीं होता तो आई शिफ्ट टू मराठी. सो दैट इज माई सीक्रेट कि मैं ये बच के 15 साल तक बच के आ रहा हूँ. सो फॉर मी अ चैलेंज वॉज कि इतना स्टैमरिंग थोड़ा ओके, थोड़ा तोतला ओके, आई एम गेटिंग इनटू टीचिंग. एंड माई विक्ट्रीज की 15 साल तक मुझे ये बताना पड़ रहा है लोगों को कि मुझे ये इशू थे. सी आई एम नॉट डिमीनिंग देम, हो सकता है, बट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट. सो दिस इज माई मेथोडोलॉजी कि ऐसे ऐसे करके. सो दैट पार्ट आई केप्ट इन नॉटी अफेयर. एंड देन नॉटी अफेयर में मैंने, बिकॉज यू आर इनटू दैट स्लिप ऑफ टंग एंड स्टैमरिंग ऑल स्टफ, यू मिस आउट ऑन कीवर्ड्स. डिस्लेक्सिया बोलते हैं ना, उसका लोअर वर्जन. मतलब आप वॉस खा जाओगे, आप इज खा जाओगे, वेयरिंग खा जाओगे. तो वैसे she was wearing a sari. नहीं, वेयरिंग नहीं, सारी, दैट्स इट. तुमको लग रहा है तुमने लिखा है, बट वो सामने वाले को तो पकड़ में आता है ना. देन आई वेंट, इट टुक मी 3 years टू राइट दैट बुक. आई वॉज वेरी श्योर कि तब तो AI भी नहीं था, कोई पकड़. हाँ, तब मैंने बहुत लिखा, बहुत अच्छा लिखा. एंड देन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम लीड स्टार्ट पब्लिकेशन. फर्स्ट वन वॉज सेल्फ पब्लिकेशन, सेकेंड वन वॉज कॉन्ट्रैक्चुअल पब्लिकेशन. मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो तुमको थोड़ा पैसा देंगे, हम अपने नाम पे पब्लिश करते हैं और कुछ भी इनकम होगा यू विल गेट 20% 30%. वो बुक से मुझे अभी भी थोड़ा बहुत इनकम आता है. एंड दैट इज स्टिल डूइंग वेल बिकॉज रोमांस इज नेवर डाइंग. और वो मैंने उस जमाने 16-17 में निकाला था, इट वेंट ओके. सो दैट वॉज मतलब मच बेटर देन दी फर्स्ट वन. मतलब फर्स्ट वाला अगर ए रहेगा तो ये मैं PRS बोल सकता हूँ, Z तक नहीं, लेकिन ठीक है, इट इज ऑन मिड लेवल एंड इट डिड वेल ऑल्सो. मतलब फॉर अ न्यू कमिंग ऑथर आई डिड वेल इन दैट. मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो आई डिड वेल. एंड देन आई फाउंड आउट समथिंग कॉल्ड किंडल पे बुक्स लिखी जाती है, उसमें इनिशियल कॉस्टिंग नहीं होती, पेपर बैग ये वो उसका झंझट नहीं है. बिकॉज माई सी इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. 240 रुपीज की बुक कोई लेगा नहीं. द मोमेंट आई कीप इट 99, people will take. हाँ. And now when I released Mumbai Experiment, what had happened I'll tell you. Mumbai Experiment released in 25. I have been teaching for 13 years. हर साल मैं 600 बच्चों से मिलता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ. पहले साल में 600, तो 600 into 13 बच्चा, 13 years, तो उतना बच्चों का एक बेस बन गया. some are in US, some are in Canada, बहुत हर जगह पे. अभी सर ने एक किताब लिखी और मार्केटिंग फर्स्ट है, वही पढ़े हैं, इसलिए तो इतना वो सेल हो पाया. बिकॉज आई वॉज सरप्राइज. मैंने इनको अपने मैनेजर को भी बोला था कि अ नंबर विच आई थिंक माइट रीच, इफ यू आस्क मी नंबर ऑल्सो, अक्टूबर में आई थिंक इट वॉज 2000 बुक्स गॉन आउट, नवंबर में 6000 बुक्स वेंट आउट, एंड दिसंबर में अगेन 5000. टिल नाउ I think 17,000 books have been sold online. And it is a big number. अभी 17,000 लगता नहीं है, बट सॉफ्ट कॉपी में 17,000 बड़ा नंबर है. सो अब आई एम वेटिंग कि हार्ड कॉपी निकालना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे इसमें हार्ड कॉपी में नुकसान ही है. बट इफ़ यू लुक बाय सॉफ्ट कॉपी, मुझे कुछ खर्चा ही नहीं करना है. इट इज़ जस्ट हैव टू गो एंड पे 99, बाय हो जा रहा है. एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल मेरे बायर्स आर US, UK, कनाडा से है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही है. और स्टूडेंट माइंडसेट जाता नहीं कभी. अभी अपनी इधर 99 मतलब बाहर $1. उनके लिए तो आप इंस्पिरेशन हो. वो रहने दे, पर खर्चा भी देखना. अभी 99 रुपीज अपना है, उनका $1. $1. अरे सर के लिए $1 क्या है. तो आई पर्पसली केप्ट इट एट 99. मुझे देखने का था कि इफ आई कीप इट 199 फर्क पड़ता है, बट द मोमेंट आई कीप इट 99 गेम चेंज हो जाता है. तो मैंने इसलिए कम रेट रखा एंड इट इज डूइंग क्वाइट वेल. अभी भी टच वुड, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऑनलाइन इतना वर्क करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई मेट माई मैनेजर ऑल्सो. नाउ शी इज ऑल्सो पुशिंग कि ये करो वो करो. दैट इज द बॉल इज रोलिंग. मतलब अभी इन्वेस्टमेंट वाइज आई थिंक फ्यूचर इज किंडल ओनली वैसे.
And do you think relationships in this particular field plays a very huge role? Relationship, not romantic relationship, but any kind of relationship. You're talking about networking? Networking, or maybe family, or maybe friends, or maybe, you know, a relationship with your students as we talk about. Yes, डेफिनेटली. क्योंकि अगर वो नेटवर्किंग नहीं रहा, देखो सिंपल है, अगर बच्चे टीचर को पसंद करते हैं, भले ही वो पढ़ाता बढ़ाता कैसे भी हो या किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हेल्प किया रहेगा, तो बच्चों में वो ग्रेटिट्यूड रहता है कि हाँ ये सर का बुके ले लेंगे. एक ने बोला फिर दूसरे ने बोलेगा, फिर तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए. अभी जिधर मैं वर्क कर रहा हूँ, सो दे हैव बीन कलीग्स अराउंड फॉर 12-13 years, so they will also buy it. So that networking helps. Your friends and families are there. So for selling any product, you require networking. In my case, it is a book. But अगर कल मुझे मान ले कुछ क्लच बेचना है या हेयर बैंड बेचनी है, तो मुझे कहाँ ना कहाँ तो नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. See, one thing I have understood in today's day and era is that marketing is the most important thing. Now people will abuse me, people will kick me out कि marketing क्या है. प्रोडक्ट एक बार कम रहेगा चलेगा, तुमको मार्केटिंग आनी चाहिए, पीरियड. इफ यू आर गुड इन मार्केटिंग यू विल रीच समवेयर. प्रोडक्ट तुम 19-20 करके खींच लोगे. आजकल क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी ये है, प्रोडक्ट बन जाएगा. अपने इधर उल्टा से हम प्रोडक्ट बनाने में इतना टाइम बर्बाद कर लेते, तब तक उसका प्रोडक्ट का टाइम ही निकल जाता है. तो यू नीड टू मार्केट. So basically we have to action it ASAP. यस. क्योंकि नाउ यू टेल मी वन मोर. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये किंडल वाला बुक मार्केट ही नहीं करता, मैंने कहा डाला फेसबुक पे, मेरे लिए फेसबुक इज द थिंग, लेकिन मुझे क्या पता फेसबुक आउटडेटेड हो चुका है. देन आई वेंट टू समथिंग कॉल्ड लिंक्डइन. अब लिंक्डइन पे मेरे जॉब चेंज नहीं की, तो लिंक्डइन पे क्या करने का. देन आई वेंट टू लिंक्डइन की बाबा ये तो अभी नया फेसबुक बन चुका है. तो लिंक्डइन पे डाला. मैंने लिंक्डइन पे 2 महीने पहले डाला. नाउ आई हैव 1000 के ऊपर फॉलोअर्स और जो भी है. फिर वो लोगों को पता चला, वो लोग इसमें ये हो गया. एंड इंस्टाग्राम पे तो मैं था, प्राइवेट प्रोफाइल था. बट देन आई मेट रेवती, देन शी टुक ओवर द इंस्टाग्राम स्टफ. Yes. वहां से थिंग स्टार्टेड रोलिंग. तो मुझे पता चला ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है. बहुत बड़ा रोल है. मतलब वो तो ये सेमेस्टर तो मैं वो पढ़ाने वाला हूँ अभी. देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. आई हैव बाय पर्पसली वेंट एंड सेड कि मुझे वो पढ़ाना है. बिकॉज सी व्हेन यू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू लर्न मेनी थिंग्स. तो while studying it is different. While teaching it's like you are into that subject, क्या होने वाला है क्या नहीं. अब आपको समझ आ रहा है कॉमर्स और इंजीनियरिंग सब कोरिलेटेड है. हाँ, मैं तो बोलता ही हूँ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट डिफरेंट. वो तो लोगों ने इसका हवा बना के रखा है. अभी आई एम बीन टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें कहाँ इंजीनियरिंग का लेना देना है. वही तो, वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही है. सो राइट नाउ इंजीनियरिंग इज शिफ्टेड टू मैनेजमेंट. बट मेरा वही पॉइंट है कि अभी राइट नाउ एवरीथिंग इज related to marketing. If you are able to market yourself and the product, जिसको आगे जाके आप लोग ब्रांडिंग बोलते हैं, तो आप सही जा रहे हो. नाउ मुझे ये भी जानना है, क्योंकि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है बुक राइटिंग में भी एंड वर्क वाइज भी. ओके. सो व्हाट्स द वन प्रोपेगेंडा दैट यू आर नॉट फॉलोइंग फॉर एंड एनीबडी शुडंट फॉल फॉर? मतलब ये मुझे लगता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट आई हैव फाउंड अ प्रॉब्लम इन, I'll go for writing and teaching. टीचिंग में ऐसा प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स डोंट ऑप्ट फॉर टीचिंग. क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि, मुझे तो लगता है काफ़ी कंफर्टेबल है. नहीं I'll tell you. जनरल परसेप्शन इज टीचिंग कौन क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलता है. ये अपने इंडियन हाउस होल्ड का है, क्या करेगा, कुछ ना कुछ करके तो पढ़ा तो लेगा ही. इनफैक्ट दैट इज दी, पढ़ाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. I'll tell you why. क्योंकि तुम लोग मिलते हैं 60-70 खूंखार बच्चों से जो ऑलरेडी स्मार्ट है, ओवर स्टिमुलेटेड विद इंफॉर्मेशन है. अगर तुमने उनके सामने कुछ गलत बोल दिया, वो तुमको स्टेशन तक छोड़ के आएंगे, इतना उनके पास जान निकाल के. सो टू फेस दैट क्राउड, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, टीचिंग इज नॉट अ बैड फील्ड. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन पब्लिक स्पीकिंग, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू शुड एंटर टीचिंग. दैट इज माई, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं क्यों टीचिंग कर रहा हूँ. सी, जब तक मैं वो पानी में कूदा ही नहीं, तैरना सीखता नहीं है. नाउ आई वॉज इन टू इंडस्ट्री, देन आई वेंट इन टू टीचिंग. आई डिसाइडेड आई ट्राई फॉर 10 days. आज 13 years हुआ है. लीव आउट मनी बट आई एम एंजॉइंग इट.
सो मेरा ऐसा जो मिथ है ना कि टीचिंग करने से बोर होता है, स्टैग्नेंट होता है, आपने कहा कंफर्टेबल है, बिल्कुल नहीं अभी कंफर्टेबल, इट्स मोर ऑफ ए कॉर्पोरेट जॉब. बट मिथ जो है कि टीचिंग में कुछ नहीं होता, दैट इज रॉन्ग. टीचिंग ऑल्सो पेज यू वेल, प्रोवाइडेड यू आर एट राइट प्लेस. Second myth related to writing. I'll tell you, my dad always tells me this कि दो सबसे गरीबी वाला फील्ड लिया है तूने. पहला टीचिंग, दूसरा राइटिंग. क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कम राइटर्स को पे किया जाता है. इफ यू गो, हु आर द मोस्ट पेड? एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड टेक्नीशियन के बाद राइटर आता है. सो राइटर का अब भी, लेकिन जितना मैंने देखा है OTT, नाउ राइटर्स आर कमिंग अप. नाउ कुकू FM हो गया, ये हो गया, नाउ राइटर्स आर बीइंग पेड वेल. सो आफ्टर 5-6 years, बिकॉज ऑफ AI, what will happen, I'll tell you, there will be only 3 people. प्रॉम्प्ट लिखने वाला जो राइटर रहेगा, जो प्रॉम्प्ट एक्चुअली में देगा हाँ AI को. दूसरा एक्टर एक्ट्रेस तो आपको सेल करने को लगेंगे ही. और तीसरा रहेगा प्रोड्यूसर. बीच का जो सिनेमेटोग्राफर, वो आई माइट बी रॉन्ग बट वो होने वाला है. बिकॉज प्रॉम्प्ट तो कोई भी दे सकता है. इवन इफ आई गो एंड राइट अ स्टोरी फॉर बाहुबली 3, वो पूरा मुझे 3 घंटे का मूवी देगा. लेकिन वो कितना लॉजिकल है, कितना क्या है, वो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए वो आपको आना चाहिए. दैट अ राइटर कैन ओनली राइट. मेरे दिमाग में क्या है, वो AI कांट जज. फॉर दैट यू रिक्वायर अ राइटर स्किल. करेक्ट. वो होने वाला है. After 10 years, only 3 people are going to stay. Actor, actress, director and writers. मतलब जिसको prompt engineers बोलते वो, वैसे होने वाला है. So myth मतलब दोनों फील्ड में पैसा है, AI के साथ है. आप AI को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको AI को लेके चलना पड़ेगा. जब आप कोई भी स्टोरी लिखना चालू करते हो विथ एनी न्यू स्टोरी दैट यू आर स्टार्टिंग टू राइट, तो आप वो पहले सिचुएशनल बेसिस पे करते हो, कैरेक्टर बेसिस पे करते हो, या कैसे? Like, how does it actually start? Start in a sense, it is more of a situation based. अगर जो मेरे साथ हुई रहेगी तो. So basically what has happened, I have not told them also. There was a competition run by some Himachal ka publication. Write a short story on 3000 words or something. तो what has happened is कि मैंने उसका एक जिस्ट लिखा था. And situation was regarding बच्चों से बात करते वक्त. There was a couple. वो तो आपकी एक्सपर्टीज है. वो दो जन आए, they were fighting like anything. और मुझे उधर ही समझ गया they both are dating each other. The way they were fighting. तो मैंने वही पकड़ा और वही थोड़ा बहुत लिख के जिस लिख दिया and it got selected. तो now I am trying to develop it. So तुम्हारा जो answer to your question is situation दिख गया, then वो You दोनों develop character. yes. और उसमें फिर मैं अपना भी, मैं रहता तो मैं क्या करता. फिर देन आई ट्राई टू जज कि ये मैं रहता तो मेरा, क्योंकि सी मेन कैरेक्टर विल बी ऑलवेज फ्रॉम अ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मुंबई एक्सपेरिमेंट में जॉन है, तो जॉन का जो कैरेक्टराइजेशन है या प्रॉब्लम्स है या सिचुएशन है, वो मेरे लाइफ से रही है. सिर्फ उसने पुलिस की वर्दी पहनी रहेगी, अंदर का ढांचा मेरा ही रहेगा. दैट इज क्लियर. तो वैसे ही इट इज डेवलप, सिचुएशन वाइज ही डेवलप्ड होता है. पहले कैरेक्टर डिसाइड करके कोई नहीं लिख सकता. देन यू हैव टू बी वेरी 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 एक्सपीरियंस इन लाइफ. योर राइटिंग इम्प्रूव्स विथ योर एज. आपने बहुत सारी चीजें देखी रहेगी तो आप कैरेक्टर से डेवलप करते हैं. लेकिन सिचुएशन वाइज ही बेटर ऑप्शन है, ऐसा मेरा मानना है. व्हेन यू आर फिनिशिंग एनी स्टोरी और बुक कभी भी, तो आपको लगता है कि यार ये मैंने खत्म कर दी, या ये बहुत जल्दी खत्म कर दी मैंने, या इसका मैं और एक सीक्वल कर सकता था? मेरा ऐसा मानना है कि राइटर जब वो कंप्लीट कर देता है, ऐसा मेरा मानना है, ही शुड फ्लश इट आउट क्विकली. क्योंकि अगर वो उसके साथ ही रहेगा तो नया आएगा ही नहीं. सी राइटर का क्या होता है, फिर चेंजेस ही होते रह जाएंगे. हाँ, एंड देन ही विल स्टे विद दैट. दैट शुड नॉट बी द केस. नाउ इफ आई एम राइटिंग अ सस्पेंस नॉवेल राइट नाउ, आई शुड बी ओपन इनफ टू राइट अ रोमांस, राइट अ कॉमेडी, राइट अ पॉलिटिकल ड्रामा. वो मेरे को वेरिएशन खुद में लाना पड़ेगा. सो मेरा ऐसा टेक है कि जैसे ही हो गया, बंद करके एडिटर को दे दिया, मेरा काम हो गया, आई फ्लश्ड इट आउट. पब्लिश हो गया तो मतलब मैं छोड़ ही देता हूँ फिर. नाउ जैसे मुंबई एक्सपेरिमेंट, आई हैव नॉट रेड इट आफ्टरवर्ड्स बिकॉज आई डोंट वांट टू अगेन गेट इनटू दैट. मुझे कुछ नया सिचुएशन देखना है, कुछ नया एक्सपीरियंस देखना है, कुछ नया एक्सपीरियंस व्यूअर्स को देना है. तो मेरा वैसे ही है कि एक बार लिख लिया ना, वन,
I also don't go and rewatch my old podcast. वही वैसी एग्जैक्टली, क्योंकि वो फ्लश आउट जब तक आएगा नहीं, जैसे आप बोले पॉडकास्ट जब तक आएगा नहीं आपके अंदर रहेगा, एक बार वो आ गया देन यू चलो नेक्स्ट वाला, वैसे तो वैसी होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल बी अगेन वही कैरेक्टर्स के साथ. मैं स्पाइरल ही करती रह जाऊंगी उसके साथ. हाँ, तो वो एक बार हो गया ना, छोड़ दो, डन एंड डस्टेड. वंस यू हैव, उसमें दूसरी चीज क्या हो जाती है मालूम है, if you keep on reading it again and again, you think you are making some mistake. Indians are very 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 क्या बोलते हैं, very difficult on themselves. कि मैंने पहली बार अच्छा किया, ये और अच्छा हो सकता था, फिर दूसरी बार और अच्छा होना चाहिए था, तीसरी बार और अच्छा होना चाहिए, हो गया जितना अच्छा हो सकता था हो गया, छोड़ दो. और आपके जो भी आपने कभी बुक लिखी है एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय अ कैरेक्टर, तो क्या वो रियल लाइफ में उस पर्सन ने उसको पढ़ के आपको, मतलब they've said कि oh this is me or this is not me, you've never told them, हाँ. but they've assumed that they are them. हाँ हुआ है, और वो आके आपको बोलते हैं. हुआ है, रोज ही होता है वो. मतलब इन अ सेंस सी क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर, लेट्स से मेरे पापा पे लिखी है, पापा का कैरेक्टर लिखा है, सो माई फादर विल ऑलवेज फील कि ये मेरे ऊपर लिखा है. ठीक है, नाउ अगर मैंने मेरे लेट अस अज्यूम मेरे मामा से मेरा अच्छा बनता है, तो मामा और मेरा बैंटर रहता है, मेरे पापा और मेरा बैंटर नहीं है. तो वो बैंटर मैंने डाला तो मामा को बोलता है ये मेरे जैसा लग रहा है. सो दैट हैपेंस. नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग. अभी जो मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो मैंने वो मेरे वाइफ को पढ़वाई और मैंने अपनी एक दोस्त को पढ़वाई. नाउ बोथ ऑफ देम थॉट कि वो शॉर्ट स्टोरी की फीमेल एक्ट्रेस वो दोनों है. मैंने दोनों को मना किया, तुम दोनों नहीं हो, खुद को इतना इंपॉर्टेंस मत दो. तुमको लग रहा है कि तुम वो होना चाहिए बट वो नहीं हो. इट इज द स्टूडेंट वाला स्टफ विच आई टोल्ड यू. तो वो दोनों को ऐसा लग रहा है कि मैंने उन पे लिखी है. तुमको खुशी मिल रही है ना, ठीक है, तुम पे लिखी है. सो अभी मैं स्टूडेंट को तो बोल नहीं सकता, तो अभी जब वो पढ़ेंगे तो दे माइट बी एबल टू से कि वो उन पे रिलेटेड है क्या नहीं, वैसे. And who is your favorite artist till date? In writing or acting you are saying? In writing. Writing, see, I am a very very clear. मुझे इंडियन भी बताना और इंटरनेशनल. मैं इंडियन ही पढ़ा हूँ, इंटरनेशनल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. I'll tell you why. डैन ब्राउन की थोड़ी किताब पढ़ी है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगेन दिस गाइज विल किल मी आउट फॉर दिस, कि वी एज एन इंडियन आर गिविंग टू मच अप्रिसिएशन एंड टू मच इम्पोर्टेंस टू वेस्ट. अपना कल्चर इतना सारा है. यू गो टू हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, साउथ इंडियन लिटरेचर जाओ, कन्नड़ा लिटरेचर जाओ, वहाँ की लैंग्वेज आती है पर उनकी राइटिंग देखो, वहाँ के लोग अपने जैसा नहीं लिख सकते. इवन आई विल टेक दुर्जय दत्ता पकड़ लो, वो अमीश त्रिपाठी पकड़ लो, चेतन भगत पकड़ लो. नाउ यू टेल मी, चेतन भगत के कितने बुक्स आए हैं? 5.1, 3 Mistakes of My Life, and One Night at Call Center. I'll just give you the popular one. I didn't like One Night at Call Center at all. मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत ही ड्रीमी बना दिया. उस पर एक मूवी बनी थी, इफ एनीवन रिमेंबर्स दैट मूवी कॉल्ड हेलो करके. इट डिडंट वर्क आउट, वो 2 घंटे भी नहीं चली, बिकॉज बुक वॉज नॉट प्रॉपर, तो स्टोरी ही प्रॉपर नहीं बनी. बट 5.1 का बुक रीमेक किस में हुआ? 3 Idiots. बुक वॉज वेरी गुड, movie was excellent. 3 Mistakes of My Life is Kaipoche. Book was very good, that also worked well. So for me Chetan Bhagat is the best writer in terms of emotions, because वो reality लिख देता है, leave out language, but reality अच्छे से लिखता है. So for me Chetan Bhagat, दुर्जय दत्ता, अमीश त्रिपाठी, डैन ब्राउन, these are my favorite writers. डैन ब्राउन को 4 नंबर पे रखूंगा क्योंकि हमको वेस्ट की तरफ नहीं जाना है. वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर कल्चर, पीरियड. दिस गाइज आर फास्ट एंड फ्यूरियस का फैंस. जो मुझे बिल्कुल, आई एम जेके रावलिंग फैन, हैरी पॉटर. या बट यू नो हर स्टोरी ना, उसने कितना बार रिजेक्ट होके तब जाके उसका फर्स्ट बुक अप्रूव हुआ था, वो मुझे पता है. यस, बट शी इज अ गुड राइटर. बट उसका कैसा मालूम है, वो बहुत नसीब से एक के साथ होता है, that you keep on writing. उसका एक मानना पड़ेगा, she didn't give up. मतलब कंटिन्यूस लगी रही. एक चली उसके जैसे पीछे के चले, और अभी तो वो जनरेशन वेल्थ पे बैठी है, कोई टेंशन नहीं उसको.
एंड आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी कभी कोई बुक एक मूवी में टर्न आउट हो सकती है? मुझे तो लगता है सब होनी चाहिए पहले ही छोड़ के। वो फिर प्रोड्यूसर भी खड्डे में जाएगा, मैं तो सब होनी चाहिए। मुंबई एक्सपेरिमेंट आई थिंक शुड बी कन्वर्टेड बिकॉज सी अभी इफ यू हैव सीन इंडियन कंटेंट, इंडियन कंटेंट हैज क्रैक्ड ऑन थ्रिलर्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, अभी ये भी एक इशू है, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, दिस आर द 3 मेन मेजर जाइंट। वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के आते हैं, हिंदी के भी आते हैं। इफ यू गो टू Z5, Sony Live, those guys are also giving out good thriller contents. मतलब थ्रिलर कंटेंट मतलब इट शुड कैच यू टिल 6 एपिसोड, लास्ट में तुमको पता नहीं होना चाहिए क्या होने वाला है। एंड इंडियन डायरेक्टर्स हैव क्रैक्ड इट। तो मुझे लग रहा है मुंबई एक्सपेरिमेंट का जो मुझे फीडबैक आया है फ्रॉम दी रीडर्स, दैट 10वें चैप्टर तक पता नहीं चल रहा है कि कौन है, 11th और 12th में पता चलता है कि भाई ये तो कुछ अलग निकला है। सो आई थिंक दैट इज द प्राइम वाला जो हो सकता है। नॉटी अफेयर बिकॉज थोड़ा सॉफ्ट रोमांस है, तो वो होना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अभी रोमांस वाले वेब सीरीज आते नहीं है। इधर आएंगे मर्डर मिस्ट्री या पॉलिटिकल। तो मुंबई एक्सपेरिमेंट आई थिंक शुड बी कन्वर्टेड। आई एम होपिंग, लेट्स होप हो जाए, कोई ना कोई पढ़ ले। मैनिफेस्ट। यस। एंड आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने एक बुक रिलीज, नाउ आई नो दैट यू जस्ट मेंशन कि वो जो आपने एक पहली वाली बुक, बट उसके अलावा आपको कभी ऐसा लगता है कि ये क्या लिख दिया मैंने? नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप लिखते हो, आपको लिख रहा है, आप सही लिख रहे हो, क्या तोप लिख रहा है, क्या मजा आ रहा है, क्या मस्त लग रहा है। लेकिन वही आप 1 साल के बाद पढ़ते हो, तब आपको लगता है कि मैं कितना चाइल्डिश था। दैट हैपेंस विद एज। तो क्या ही लिख दिया ये मुझे कभी नहीं लगता, मुझे लगता है मैंने सही लिखा है। सी अगेन इट्स परसेप्शन बेस्ड, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक मुंबई एक्सपेरिमेंट, नॉट नेसेसरी शी विल ऑल्सो लाइक। अभी जैसे मुझे अगर 10 लोग बोले अच्छी बुक है, 4 लोग बोले खराब है, क्योंकि उनको नहीं कनेक्ट हुआ। एज ए राइटर मुझे लग रहा है मैं ठीक लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे नहीं सोचूंगा तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। सी इट्स सिंपल, इफ आई एम गोइंग फॉर अ लेक्चर और मैं बोल रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे खुद को तो बोलना पड़ेगा ना, तो ही तो मैं जाके डिलीवर करूंगा। अगर मैं बोलूंगा मैं खराब ही पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, तो 60 लोग रुके मेरा खून नोचने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाता है, सिर्फ मैं ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, आई एम टीचिंग वेल, मैंने ये नहीं बोला सिर्फ मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ। तो वो एक लाइन होनी चाहिए। सो वाइल राइटिंग आई फील आई एम राइटिंग वेल, लिखते वक्त भी मुझे ठीक ही लगता है। ऑडियंस के रिस्पॉन्स के बाद मैं थोड़ा फिर खुद पे एनालिसिस करता हूँ, वैसे है मेरा। आई टेक फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली वेरी वेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है ये गलत लिखा है, तो उसके पॉइंट्स लिख के रखता हूँ, फिर मुझे याद रहता है। जैसे ये वाले में मुझे फीडबैक क्या मिला, देर आर लॉट ऑफ रिपीटेशंस ऑफ सीन्स। मतलब लेट्स से जॉन इज एंग्री, तो जॉन इज एंग्री बहुत बार एंग्री हुआ है, सो यू डोंट हैव टू टेल, दैट्स व्हाट फीडबैक आई हैव गॉट। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि जॉन को गुस्सा आता है, बट एज ए टीचर मुझे आदत है ना सब चीज़ बताने की, तो वो एक मुझे इस बार चेंज करना है, जो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा ओवर डिस्क्रिप्टिव कम कर रहा हूँ, वैसे आई हैव डिसाइडेड करना। एंड व्हाट्स द वन रूल यू लिव बाय इन लाइफ? यस, जियो जीने दो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, किसी के बीच में नहीं आने का। मैं तुमको त्रास नहीं दूंगा, ना तुम मुझको त्रास दो। सिंपल सादा रूल। क्योंकि क्या है, व्हाट हैपेंस इज कि अपने पास अगर 10 रुपया है तो वी शुड बी हैप्पी विद दैट। दूसरे के पास 11 रुपया है तो उससे दुखी नहीं बनाना चाहिए, डिफरेंस 1 ही रुपये का है, बट वी एज ए ह्यूमन ट्राई टू टेंड दैट 1 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा रहता है। सो माई फिलोसॉफी इज वेरी सिंपल, यू डू योर वर्क, हंसते खेलते रहो, टेंशन लो, एंग्जाइटी होनी चाहिए। सी अनलेस एंड अनटिल तुमको एंग्जाइटी नहीं होगी काम नहीं बनेगा, सो यू हैव टू लिव विद दैट एंग्जाइटी। बट अगर तुम एकदम ही टेंशन लेके काम करोगे, हाइपर एक्टिव जिसको बोलते हैं, जो मैं हूँ, आई एम हाइपर एक्टिव बट दैट इज माई एनर्जी ऑल्सो। तो जब तक हाइपर एक्टिव नहीं बनूंगा मेरा काम ही नहीं होगा। अगर मैं एकदम लेट बैक, अगर लेट के बैठ करूँ तो मेरा काम वैसे ही नहीं बनने वाला। तो मेरा वही है कि जियो जीने दो, किसी के बीच में ना पड़ो, तुम अपना काम करो और भाग जाओ। अपना सिंपल फंडा है।
कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या करना है, जिसको आके बताना है बताओ, बट जियो जीने दो, सिंपल वन लाइन. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जो फैमिली के साथ आप रहते हो, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ फैमिली टू सपोर्ट यू इन योर पैशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग नाउ एंड शी इज वर्किंग इन ब्लू स्टार and she, if I can say on direct on record, she is earning more than me in terms of she's into marketing. अगर वो गाड़ी बंद हो जाएगी तो मेरी ये गाड़ी भी बंद हो जाएगी. तो ये गाड़ी चालू होने के लिए वो गाड़ी का चालू रहना बहुत ज़रूरी है. So without her support it would have been possible. And my mom, dad, मेरी एक बच्ची 1 साल 2 साल की, she उसको देखने के लिए मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता है. तो मॉम डैड है इसलिए आई एम बीन एबल टू डू ऑल दिस. अब सपोर्ट इन अ सेंस वो आके चिल्लाते नहीं हम तुझे सपोर्ट करते, दिस इज एन सपोर्ट ओनली. सी वाइफ इज वर्किंग, शी इज हैविंग लॉन्गर आवर्स देन मी. मैं घर पे जल्दी पहुंचता हूँ, मुझे लिखना भी रहता है, मुझे जब लिखना रहता है तो बच्चे को माँ बाप संभालते हैं. सो दैट सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. अभी वो सपोर्ट मतलब जरूरी नहीं है सारा सपोर्ट पैसे से हो. ये अनवांटेड जो सपोर्ट मिल जाता है ना, फिर तुम अपना काम कर सको, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर वो नहीं रहेगा तो आप पैशन फॉलो ही नहीं कर सकते, कोई भी पैशन. And who is the real you, real Dhaval, with all of the chaos that is happening? Real Dhaval in terms of profession you are asking, या in terms of personality you are asking? Anything that defines the real Dhaval. मतलब अब वो मैं खुद से कैसे बोलूं? आपको ही पता होगा ना कि आप कैसे हो internally. अच्छा तो हूँ मैं. इंटरनली इन अ सेंस देखो मैं बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. आई एम वेरी वोकल अबाउट थिंग्स. माई पॉइंट इज दैट कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं उसी समय बोल देता हूँ. मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी मैं वो भी बोल देता हूँ. नाउ इंटरनली इन अ सेंस हाँ एक अच्छा मेरी क्लैरिटी बहुत ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया बैठा बात किया हाँ वो किया ठीक है, अगर मुझे उसकी चीज वो कुछ ज़्यादा ओवर हाँ वो किया तो मुझे नहीं पसंद, मैं बोल दे भाई मेरे को नहीं ठीक लग रहा तू उधर जा. ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट पॉइंट है, बुरा नहीं मैं प्यार से बोलता हूँ. तो मैं वो बैगेज रखता ही नहीं. आज है आज ही खत्म करो, कल तक लेके जाने का फिर 4 दिन उसके बारे में सोचने का, देन यू विल प्लान एंड कम है. नहीं जो है उधर. इवन इफ आई एम फाइटिंग विथ माई वाइफ, आज ही खत्म करो. तुम कोई उसको 3 दिन खींचोगे, तुम्हारा ऑफिस का प्रेशर मेरा ऑफिस का प्रेशर. इवन इफ आई एम हैविंग सम इश्यूज विद दिस गाइज, आई विल बी द फर्स्ट वन टू कॉल देम एंड आस्क बताओ क्या है. वो रखने का ही नहीं. ये दुनिया छोटी है, तुम अगर उस पर इसने क्या बोला उसने क्या बोला ये क्यों उसको ही पूछ लो. तो माई सिंपल फिलोसॉफी इज कि तुम आओ अच्छे से रहो, खुशी खुशी रहो, डायरेक्ट रहो, पीछे से नहीं. इफ प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है लोगों की, दे कीप ऑन हाइडिंग थिंग्स एंड वंस दे कीप ऑन हाइडिंग वो बिल्डअप होते जाता है एंड देन सिचुएशन ब्लास्ट हो जाती है. तो उसके उसी समय इन एनी रिलेशन यू शुड बी वेरी वोकल. अगर ये पसंद आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, बात खत्म, सिंपल. Very nice. I am coming to a conclusion. Yes. Thank you so much, Dhaval, for joining me for the podcast. अच्छा लगा ना, ज़्यादा तो पकाया नहीं ना मैंने. बहुत बढ़िया था. Thank you so much for Yes. joining my show, The Real. Thank you.